पुलिस की वर्दी पहने हुए दो तीन लोग टहल रहे होते, उनके हाथों में आधुनिक हथियार होता है और इसी बीच में एक पति और पत्नी ने मैगी का ऑर्डर दिया होता है और जैसे ही मैगी आती है तो पति ने मैगी खाना शुरू कर दिया होता है और पत्नी इंतजार कर रही होती कि उसकी मैगी आएगी तो वह खाना शुरू करेगी। जिसने वर्दी पहने हुई थी वह पास आता है और आकर के उसके पति से कहता है, क्या तुम मुसलमान हो? यह देख करके वह हैरान हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कैसी बातें कर रहा है ये, अपना काम करो और फिर तुम यहां से जाओ। जब यह बात उस व्यक्ति ने जो मैगी खा रहा होता है उस वर्दी वाले से यह बात कही होती है, वर्दी वाले ने कहा होता है कुछ तो सुना दो, कुछ इस्लामिक आयत वगैरह जो तुम्हें याद हो वो सुना दो। उसने फिर से हैरानी से देखा उस व्यक्ति को, आखिरकार यह किस तरीके के बातें कर रहा है, और फिर उसने उसको इग्नोर किया होता है और फिर अपनी मैगी खाने में मगन हो जाता है। लेकिन तीसरी बार फिर से एक आवाज आती है, नाम तो बता, नाम क्या है तुम्हारा? जैसे ही उस व्यक्ति ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम शुभम द्विवेदी है, बताओ तुम क्या करोगे? इतना कहना होता है कि उधर से तड़तड़ गोलियों की आवाज चलने लग जाती है और जैसे ही गोली चलती है शुभम त्रिवेदी जमीन पर गिर जाता है और उसकी मौके पर मौत हो जाती है। अब उसकी पत्नी जोर जोर से चीख रही होती, चिल्ला रही होती, वह कह रही होती कि तुमने तो इनको मार दिया है, अब मुझे भी मार डालो, मैं जी करके अब क्या करूंगी। जैसे ही यह बात कही जाती है उस व्यक्ति को बिल्कुल भी जरा सा दया नहीं आती है और ना ही वह घबराता है और ना ही डरता है। वह कहता है कि जाकर के अपने मोदी से कह देना कि हमने इसको मार दिया है। जैसे ही यह बात कही जाती है और फिर उसके बाद उस महिला का रो रो करके बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। इन गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज, वहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग होते हैं और जैसे ही सुन रहे होते अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन गोलियों के जद में जो आ रहा होता है वह मर रहा होता है, लेकिन नाम पूछ रहे होते हैं तब गोली चला रहे होते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग का एक गांव लगता है पहलगांव। दरअसल यह पहलगांव की सच्ची घटना होती है। उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर का एक थाना लगता है महाराजगंज और महाराजगंज थाना क्षेत्र का एक जगह लगती है हाथीपुर। और फिर यहाँ पर सीमेंट का कारोबारी एक लड़का जिसका नाम होता है शुभम शिवम द्विवेदी, जिसकी अभी हाल ही में शादी हुई थी 12 फरवरी 2025 को। शादी के बाद वो अपनी पत्नी से कहता है कि कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं और फिर इसी बीच में जब बात घूमने फिरने की आती है तो परिवार के बाकी सदस्यों से भी कहा जाता है कि चलो कहीं घूमने के लिए चलते हैं, सैर सपाटे के लिए चलते हैं। और फिर इसी तरीके से घर के परिवार के सदस्यों ने अपना अपना नाम अंकित कराना शुरू कर दिया होता है। देखते ही देखते संख्या 9 हो जाती है और फिर परिवार के 9 लोग तैयार हो जाते हैं कि चलो फिर घूमने के लिए चलते हैं। अभी परिवार के लोग जो होते हैं 9 संख्या हो जाती है, जिसमें 16 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहुंच जाते हैं और श्रीनगर में जाने के बाद वे ठहरते हैं और यहां से अलग अलग इलाकों की तरफ वह रुख कर देते हैं। परिवार के 9 के 9 सदस्य होते हैं, पहले जाते हैं सोनमर्ग और फिर इसके बाद जाते हैं गुलमर्ग और फिर वो इधर उधर घूम करके आकर के अपने कमरे पे आराम कर रहे होते हैं। अब यह 22 अप्रैल 2025 की बात होती है, पहलगांव के तरफ रुख करते हैं। दरअसल इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। परिवार के सदस्य जब वहां जा रहे होते हैं, जैसे वहां पहुंचते हैं, वहां पर जाने के बाद ये शुभम अपनी पत्नी के साथ, साथ ही चचेरा भाई और फिर उसके जो पत्नी भी होती है, ये 4 सदस्य ऐसे होते हैं जो चले जाते हैं और 5 सदस्य ऐसे होते हैं जो रुक जाते हैं। दरअसल पहलगांव के जो फिर पहुंचते हैं वहां पर एक वैसिन घाटी है और वेस्टर्न घाटी के अंदर लगभग 8 से 10 किलोमीटर घोड़े करने पड़ते हैं। घोड़े वाले जैसे जैसे वह दाम मांगते हैं उसी हिसाब से बातचीत करने के बाद जैसे ही बात सेटलमेंट होता है और उस सेटलमेंट होने के बाद उस पर लोग बैठते हैं और लगभग 8 से 10 किलोमीटर का सफर होता है। पहाड़ियों में इधर से उधर होते हुए ये जो होते हैं पहुंच जाते हैं और उसी तरीके से सैलानी यहाँ पर आते हैं, घोड़ों का मोल भाव करते हैं और बहुत कम संख्या में ऐसे लोग होते हैं जो पैदल सफर कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चढ़ाई और ऊंचाई इस तरीके की होती है जहां पर घोड़े आराम से चले जाते हैं या फिर जिनको आदत होती है वह आराम से चले जाते हैं। परिवार के 5 सदस्य जो होते हैं वह कहते हैं कि हम ऊपर नहीं जाएंगे, इसलिए आपको जाना है तो आप चले जाओ। शिवम त्रिवेदी अपनी पत्नी के साथ और साथ ही अपना चचेरा भाई उसके साथ और फिर उसके पत्नी भी साथ चले जाते हैं। ये सब जाने के बाद जो ऊपर पहुंचते हैं तो इनके जो घोड़े वाले होते हैं वे कहते हैं कि साहब यहाँ पर मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, आपका एक टिकट लेना है और आगे टिकट लेने के बाद आप आराम से 1-2 घंटे में जितना मन करे उतना घूम करके आइए। इतना खूबसूरत दृश्य है, इतना खूबसूरत नजारा है, देखते ही कहोगे कि कश्मीर तो देश की जन्नत है, धरती की। यह बात जैसे ही सुम द्विवेदी सुनता हुआ मुस्कुराने लग जाता, कहता है कि पूरा कश्मीर तो घूम लिया है, अब यह पहलगांव बचा है, यहाँ की वेस्टर्न घाटी बची है, इसको भी देख लेते हैं। वहां पहुंचते हैं, वहां पर जाने के बाद जब आदमी चढ़ाई कर रहा होता है तो लगभग 2 घंटे 3 घंटे का समय लग जाता है और ऐसे में प्यास भी लगने लगती है और ऐसे में भूख भी लगने लगती है।
खाने के नाम पर वहां पर या तो मक्का का रोटी या फिर सरसों का साग मिलता है, या फिर मोस्टली वहां पर जो मैगी होती है 2 मिनट में मैगी तैयार करते हैं और फिर जो पर्यटक होते हैं उनको दे देते हैं। और जैसे ही शुभम त्रिवेदी के हाथ में ये जो मैगी होता है वो फिर आती है और फिर मैगी खाने के लिए वो तैयारी कर रहा होता है, और इतने में 3 वर्दी वाले वहां पर पहुंच जाते हैं। और फिर यहाँ पर आने के बाद ये इनके बातें सुन रहे होते हैं, और उनके बातें सुनने के बाद पास में आकर के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि शुभम से कि क्या तुम मुसलमान हो। यह बात सुनने के बाद शुभम त्रिवेदी को बड़ा ही अजीब लगता है, वह हैरान हो जाता है, सोच के परेशान हो जाता है कि किस तरीके की बातें कर रहा है। बात आगे बढ़ती है, और बात जैसे ही आगे बढ़ती है इसके बाद से वह जो व्यक्ति होता है वह पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वे बहुत ही तैस मार कर कहता है कि मेरा नाम शुभम त्रिवेदी है, क्या बात है। और बस तड़तड़ाहट की गोलियां चलने लग जाती है और शुभम त्रिवेदी यहाँ पर मारे जाते हैं, और उनकी पत्नी चीखती चिल्लाते रह जाती है। उनको एक संदेश दिया जाता है और फिर वह संदेश अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा होता है। अब इस तरीके के घटनाक्रम जैसे कि महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, ये 5 ग्रुप होता है और 5 अलग-अलग ग्रुप होता है। इसमें पति पत्नी और उसकी बेटी, चाचा और एक और सदस्य होता है, और पांचों के पांच वहां पर मौके पर मजबूत होते हैं। जैसे ही गोलियां चल रही होती है, इन्होंने भाग करके पास में ही एक टैंक होता है, टेंट में जाते हैं और जाकर के प्रवेश करते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि यहाँ पर आराम से सुरक्षित है, यहाँ पर कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन टेंट के बाहर वही पुलिस के वर्दी पहने हुए वह आतंकवादी जो होते हैं जाते हैं और जा करके उनसे आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि ये जो बुजुर्ग आदमी होता है जिसकी उम्र लगभग 54 साल के आसपास होती है, नाम उसका संतोष जगदाले होता है। और फिर यह बात मीडिया में उसकी बेटी जो होती है आशावरी वो जगदाले, जो कि मीडिया को बताई होती है, तब यह बात लोगों तक पहुंचती है। दरअसल संतोष जगदाले से कहा जाता है कि चौधरी तू इधर आजा, बाहर आजा, और चौधरी कह करके उसे बाहर बुलाया जाता है। वह बुजुर्ग आदमी 54 साल का व्यक्ति जैसे ही बाहर आता है उनसे कहा जाता है कि कोई कुछ तुम्हें याद है, तो कहते हैं कि तो वे कहते हैं कि क्या याद है साहब। वो बुजुर्ग आदमी जो होता है बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ होता है, सहमा होता है, कुछ समझ नहीं पा रहा होता क्या आखिर क्या बात है। और जैसे ही वो समझ नहीं पाते उधर से उससे कहा जाता है कि कुछ याद है, कुछ आयत वगैरह याद हो इस्लामिक तो सुना दो। अब वह सुना नहीं पाता, समझ नहीं पाता, तो इसके बाद गोली चलती है और पहली गोली जाकर के सर में मारी जाती है, दूसरी गोली पीठ पर मारी जाती है। ही उनका गोली लगने के बाद वह घूमते हैं और तीसरी गोली उनके कान के पास जाकर के लगती है। यह शोर, यह चीख सुनने के बाद जो उनके भाई होते हैं जिनका नाम कुंगुस्तुंग होता है, कुंगुस्तुंग गणवटे होता है, यह बात सुनने के बाद जैसे ही बाहर निकलते हैं आवाज लगाते हैं भैया, तो आतंकवादी समझ जाते हैं कि यह इसी का तो भाई है, इसका क्या नाम, क्या पता है, क्या इसके बारे में पूछे। और उनको भी 4-5 गोलियां तड़तड़ मार दी जाती है और गोली लगते हुआ व्यक्ति जमीन पर गिर जाता है। के बाद जो होता है हरियाणा करनाल का रहने वाला जो सेक्टर 7 होता है वहां का एक गांव लगता है ब्रूसली, और वहां के नेवी के लेफ्टिनेंट जो होते हैं विनय नरवाल। दरअसल 16 अप्रैल 2025 को इनकी शादी हिमांशी से होती है, और हिमांशी से शादी होने के बाद यह मसूरी में इनकी बारात उरात का प्रोग्राम होता है। दरअसल जो इनकी जो नेवी के लेफ्टिनेंट होते हैं इनकी पोस्टिंग होती है केरल के कोची में, और शादी के लिए ये आए हुए होते हैं, अच्छी खासी लंबी छुट्टी ले रखे होते हैं। और 16 अप्रैल को जैसे ही बारात का प्रोग्राम होता है इसके बाद यह एक काम करते हैं कि क्यों ना कहीं विदेश घूम करके आते हैं, स्विट्जरलैंड घूम करके आते हैं। इसके लिए उन्होंने यूरोप का एक वीजा अप्लाई कर दिया होता है, लेकिन वीजा अप्लाई करने के बावजूद भी इनको जो वीजा नहीं मिल पाता है, इसलिए वीजा रिजेक्ट हो जाता है। और ये अपने पत्नी से कहते हैं कि तुम परेशान क्यों होती है, अगर हम यूरोप नहीं गए तो क्या हुआ, अपने देश में भी तो मिनी स्विट्जरलैंड है, वहां पर चलेंगे। इन्होंने टिकट बुक कराया होता है, सीधा यह जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहुंच जाते हैं, और वहां पर जाकर के जब यह श्रीनगर पहुंचते हैं तो वहां पर जाने के बाद यह सबसे पहले करते हैं कि जो इनका रुख होता है मिनी स्विट्जरलैंड की तरफ रुख होता है। इन्होंने 21 अप्रैल को ये मिनी स्विट्जरलैंड पहुंच जाते हैं, यानी कि 16 अप्रैल को शादी हुई होती है, और पहला ट्रिप होता है पहलगांव का, यानी कि पत्नी को दिखाना चाहते थे कि यूरोप बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है जैसे कि आपने जम्मू कश्मीर का पहलगांव के अंदर वैसी घाटी दिखाई दी होती है। और वहां पर जाने के बाद पति पत्नी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, गोलियां चल रही होती है, इनसे भी नाम पूछे जाते हैं, इनसे भी पूछा जाता है कि कौन हो, क्या हो, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी तजदीक क्या है। और जब आतंकवादियों को लग जाता है कि ये हम जिनको मारने के लिए आए हैं ये वही है, और इनको भी तड़ातड़ गोलियां मार दी जाती है। और इसके बाद इन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू किया होता है इनके पत्नी ने, और उन्होंने भी यही अपील की कि मैं अब जी करके क्या करूंगे। उन्होंने यही संदेश दिया होता कि जाकर के मोदी को कह देना, मोदी को बता देना कि हमने कुछ ऐसा कर दिया है। अब यह जो ऑफिसर होता है, नेवी का ऑफिसर होता है, असल में यह कुछ कर पाते क्योंकि सामने जो आतंकवादी होते हैं वह पुलिस की वर्दी में आए हुए होते हैं, इसलिए कुछ समझ नहीं पा रहा होता कि आखिरकार वजह क्या है, बात क्या
किया है, क्यों गोली चला रहे हैं? उनको बस अपना काम जो होता है वह काम कर रहे होते हैं। यदि वह ऑफिसर को यह पता होता कि आखिरकार हो सकता है कि वह उनका मुकाबला करते, लेकिन सामने उनके पास आधुनिक हथियार होते, वह मुकाबला नहीं कर पाते और जैसे ही घर सूचना पहुंचती है, घर वालों का रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। 2 मई को बताया जाता है कि इसमें लेफ्टिनेंट का जो जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन जन्मदिन के लिए तैयारी चल रही होती है, खबर सूचना आती है कि उनकी हत्या कर दी गई है और उसके बाद फिर परिवार वालों का जो रो होता है, रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। और ऐसे ही एक कहानी होती है, एक कहानी में अनंतनाग जिले के पहलगांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है सैयद आदिल हुसैन शाह। दरअसल यह रोज अपने घर से निकलता है और घर से निकलने के बाद वहां पर जहां पर ये जो सैलानी आकर के रुकते हैं, उनके वाहन आकर के रुकते हैं और जहां पर बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में घोड़े होते हैं, उन घोड़ों को कुछ नौकरों की जरूरत पड़ती है और सैयद आदिल हुसैन शाह भी ऐसे नौकरी करता है और किसी के लिए जिसके पास बहुत सारे घोड़े होते हैं, उनके पास ही आकर के खड़ा हो जाता है। उनका काम होता है कि सैलानी के पास जाता है और बातचीत करता है और कहता है कि साहब, आपको मैं ऊपर घाटी दिखा करके लेकर के आऊंगा, बहुत ही खूबसूरत है, मिनी स्विट्जरलैंड है। और इस तरीके के बहुत सारे लुभावनी बातें करके वह मजदूर आदमी जो होता है रोज घर से निकलता है और घर से निकलने के बाद एक पर्यटक की तलाश में जाता है, क्योंकि पूरे दिन में एक ही जो पर्यटक को घुमा सकते हैं, क्योंकि वह जो वहां पर 2-3 घंटे का समय लग जाता है और 2-3 घंटे जाने में और 2-3 घंटे आने में। इसी तरीके से सैयद आदिल हुसैन शाह जो होते हैं निकलता है 20 अप्रैल 2025 की दोपहर का जो समय होता है, उसने अपने एक सैलानी को पकड़ता है और पकड़ने के बाद उसके साथ जाता है और जाने के बाद मौके पर पहुंच जाता है और जैसे ही मौके पर टूरिस्ट को पहुंचाते हैं तो वहां से लगभग उस मेन गेट जो होता है वहां से लगभग 20-30 मीटर यानी कि 50 मीटर के आसपास पहले ही वह घोड़े रुक जाते हैं और उसके बाद वह अपने उस टूरिस्ट का इंतजार करते रहते हैं। टूरिस्ट को एकदम भगवान की तरह वह व्यक्ति माना करता था, क्योंकि वहां से उनको पैसे मिलते हैं, इनकम होता है। और बातचीत जब होते हैं यह जो 8-10 किलोमीटर के समय में, और जैसे आदिल ना जाने कितने लोगों की दोस्ती कर लेते हैं इस स्टोरी से, और बातचीत करते करते जब अंदर जाते हैं तो कहते हैं कि साहब, मैं भी आपके साथ चलता हूं, मैं भी आपके कुछ फोटो वोटो खींच लूंगा। और फिर यह इसलिए करते हैं क्योंकि टूरिस्ट खुश होकर के उन्हें कुछ इनाम दे सके। और जैसे ही इनाम के एवज में यह आदमी जो हुसैन साहब नाम का व्यक्ति होता है, जो कि सैलानियों को घोड़े पर ले जा करके सवारी करवाया करता था, यह पहुंच जाता है वहां पर। जाने के बाद जब गोलियां चल रही होती हैं, उस गोली में यह भी उसके जद में आ जाता है और आतंकवादी इसको भी मार गिराते हैं। और जैसे ही इसकी मौत की, इसकी हत्या की खबर उसके परिवार वालों तक पहुंचती है तो परिवार वालों का रो रो करके बहुत ही बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि यह जो मजदूर है यह अपने परिवार में, पूरे परिवार का भरण पोषण करने के लिए इकलौता कमाने वाला व्यक्ति होता है। और ऐसे ही एक कहानी होते हैं बिहार प्रदेश के जिला रोहताक के अहुरी के रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम, जो कि जिनका नाम होता है मनीष रंजन। उम्र होती है उनकी 42 साल के आसपास और फिर जो कि आईबी में ऑफिसर होते हैं और हैदराबाद में इनकी पोस्टिंग होती है। इनकी पत्नी जिनका नाम जया मिश्रा होता है, वह कहती है कि कहीं घूमने के लिए चलते हैं। बच्चे काफी दिनों से कह रहे होते हैं, एक बेटी होती है 8 साल का, एक बेटा होता है 12 साल का, और इसी तरीके से पत्नी के साथ यह आईबी ऑफिसर जो होता है जिसका नाम मनीष रंजन होता है, वे कहते हैं कि ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस बार कश्मीर का प्रोग्राम बनाते हैं। वैसे ही कश्मीर की काफी तारीफें सुन रखी है, रोज मैं सर्च करता हूँ, लोगों का स्टेटस फोटो वगैरह आते हैं तो ऐसा लगता है कि वाकई कश्मीर घूमने लायक है। और फिर इस बार का प्रोग्राम वहीं का बनाते हैं। इनके परिवार के सदस्य जो होते हैं, कई लोग वैसे होते हैं जो कि पश्चिम बंगाल में रहते हैं, हालांकि ये भी पश्चिम बंगाल में रह करके पढ़ाई लिखाई सब कुछ करते हैं, लेकिन मूल निवासी जो होते हैं बिहार के जिला रोहताक के होते हैं। और फिर यह भी छुट्टियां मनाने के लिए पहुंच जाते हैं अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपने बेटे के साथ। और फिर वहां जाकर के इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, जब गोलियां चल रही होती है, गोली चलने के दौरान कई गोली इनको भी पूछ करके इनका नाम पता वगैरह, आखिरकार तुम कौन हो, क्या तुम ये आयत सुना सकते हो, क्या जानकारी दे सकते हो, जानकारी दे नहीं पाए, जो आतंकवादी पूछ रहे होते हैं, और इनको भी गोलियों का शिकार होना पड़ता है। बेटी भी देखती रह गई, पत्नी भी देखती रह गई, और फिर जो बेटा भी होता है यह सब अपने आंखों से देखता रह गया और कुछ करने की स्थिति में नहीं होता है। आतंकवादी ने जितने भी लोगों को निशाना बनाया होता है उसमें सिर्फ पुरुष होते हैं, बच्चों को, महिलाओं को उन्होंने इस पूरे कांड से दूर रखा होता है। और आतंकवादियों ने एक एक करके लगभग 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया होता है और साथ ही 20 से ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो गंभीर रूप से घायल हो चुके होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि पर्यटकों को सिर्फ उनके पास जाते थे, उनका नाम पता पूछते थे, उनके पहचान वगैरह जानने की कोशिश कर रहे होते हैं और स्पेशली कुछ खास को ही निशाना बना रहे होते हैं। और फिर इस तरीके से जब निशाना बनाने का खबर सोशल मीडिया पर हर जगह, टीवी पर, न्यूज चैनल पर हर जगह
चल रही होती है और हर जगह लोग देख रहे होते हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में जब यह न्यूज फैलती है तब लोगों को यह जो बात होता है याद आ रहा होता है कि जो पूरी इंडिया के जो बाहर के लोग जब कश्मीर जाते हैं तो वहां का जो पर्यटन ठीक होता है और फिर वहां के लोगों को पैसे मिलते हैं, उनका कारोबार चलता है, उनका घर चलता है। मगर इसी तरीके से गोलीबारी चलती रही तो ऐसा बहुत कम बार हुआ है कि जब किसी पर्यटन को निशाना बनाया गया हो और फिर आम लोगों को निशाना बनाया जाता है। हालांकि कुछ दिन पहले भी खबर आई थी कि 2 पर्यटक पिछले साल भी मारे गए थे, लेकिन इस बार जो बड़ी संख्या में लगभग 27 से 28 के आसपास लोग मार दिए गए हैं, इससे पूरे देश भर में दहशत का माहौल फैला हुआ है। लेकिन सरकार ने पूरा भरोसा दिलाया है कि जो भी है उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और फिर इसमें कुछ विदेशी भी बताए जाते हैं, जैसे कि नेपाल और यूएई के एक-एक है और फिर साथ ही स्थानीय 2 नागरिक है। कुल मिलाकर के लगभग 28 की संख्या बताई जाती है और फिर वह घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। हालांकि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक फिदाइन हमला हुआ था और उस फिदाइन हमले में 40 जवान जो हमारे देश के थे वह शहीद हो गए थे। उसके बाद यह बड़ा हमला है और फिर उसके बाद यह बड़ा हमला बताया जाता है और जिस हमले की जिम्मेदारी ली थी जैसा मोहम्मद ने और फिर अब हमला हुआ है 22 अप्रैल 2025 को, इसकी लश्कर तैयबा ने टीआरएफ ने जिम्मेवारी ले रखी है और फिर इनकी स्केच भी जारी कर दी गई है। और जो 3 आतंकवादी, एक का नाम आसिफ फौजी है और फिर एक सुलेमान शाह है और एक का नाम अबू तलह है और हमले का जो मास्टरमाइंड बताया जाता है जिसका नाम है सैफुल्लाह खालिद, जो कि पाकिस्तान में रह रहा होता है। और भारत की सरकार ने यह वादा किया है, यह भरोसा दिलाया है कि जितनी जल्दी हो सकेगा उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा, उसको भी लाया जाएगा। और फिर क्योंकि आतंकवादी इन सब के पीछे होंगे और फिर उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा और कश्मीर में वाकई शांति बहाल होगी और फिर जैसे लोग पहले जाते थे वैसे ही जाएंगे और किसी को भी डरने की, किसी को भी घबराने की कोई भी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और साथ ही आपको यह भी बताना है, खासकर कश्मीर के वासियों को यह भी बताना है कि जिस तरीके से इन टूरिस्टों पर हमला हुआ था, इनकी वजह से ना जाने कितने घरों के चूल्हे जलते हैं और कितने घरों के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कितने घरों के ऐसे काम चलते हैं। लेकिन अगर टूरिस्ट के साथ ही अगर ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो कौन आएगा घूमने के लिए। और अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो कश्मीर हो सकता है कि कुछ उनके पास दिक्कतें, परेशान या खाने पीने की, रहन सहन की बढ़नी शुरू हो जाए। और इसलिए ऐसे आतंकवादियों पर किसी भी कीमत पर साथ नहीं देना चाहिए। और अगर किसी ने इनके बारे में देखा है, जाना है, पहचाना है तो तुरंत ही सरकार के पास जाकर के उनकी मदद करनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसी अप्रिय घटना दोबारा ना हो सके।